एक घर के अंदर माँ बड़ी खुश होती है क्योंकि उसकी बेटी ने अच्छे नंबरों से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है। लेकिन तभी जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय उस बेटी का जो पिता होता है वह शराब पीकर घर के अंदर आता है और आने के बाद अपनी बेटी को बुरी तरह से धमकाने लगता है। जब बेटी उससे पूछती है कि पिताजी क्या हो गया, आप मुझे इस तरह से क्यों धमका रहे हो, तो वह कहने लगता है कि मैंने तुम्हें उस लड़के राहुल के लिए बड़ा थोड़ी ना किया है, तुम मेरी हो और तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इस बात को सुनते ही माँ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन फिलहाल वो अपने पति से कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि पति काफी ज्यादा झगड़ालू था और उसने माँ को इस तरह से कर रखा था कि वह इतना सारा कुछ सुनने के बाद भी कुछ भी ना कह पाए। कौन था वह पिता और क्या कारण था जो वह ऐसा कह रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराष्ट्र के एक शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है और एक उसका बेटा है जिसका नाम है दिनेश। दिनेश जो कि सयाना हो गया है, लेकिन माँ उसकी हरकतों से काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि वह इतना झगड़ालू है कि अड़ोसी पड़ोसियों से लड़ाई किया करता और साथ में अपनी माँ पर भी हाथ उठाया करता है, जबकि माँ ने अकेले उसे पाल पोस कर बड़ा किया है क्योंकि उसके पति की मौत तो काफी दिन पहले हो गई थी और माँ दूसरों के घरों में काम करके पैसा कमाया करती और अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। ना तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही कोई काम किया करता है। जो माँ पैसे कमा लिया करती उन पैसों को माँ से जबरदस्ती छीन लेता और छीनने के बाद शराब और जुआ खेला करता। जब माँ ऐसा सब कुछ देखती है तो उसके बाद अपने बेटे के जीवन के बारे में सोचने लगती है क्योंकि माँ तो माँ हुआ करती है। वह सोचती है कि चलो अभी तो मैं जिंदा हूं, मैं इसके लिए खाना बना दिया करती हूं और जब मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी तो उसके बाद इसका ख्याल कौन रखेगा। यही बात सोचकर माँ काफी ज्यादा परेशान रहती है और इसी परेशानी के चलते उसकी सहेली उसे एक बात बताती है और माँ को भी ये बात अच्छी लगती है। दरअसल उसने कहा था कि आप ऐसा करो, अपने बेटे की शादी करा दो, सुना है शादी होने के बाद अच्छे अच्छे बिगड़े लड़के सुधर जाया करते हैं। तो इसके बाद जो माँ होती है वह अपने बेटे दिनेश के लिए इधर उधर लड़की ढूंढती है और ढूंढने से उसे एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की जिसकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर थी और उसके घर में भी उसकी माँ के सिवा कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर जो ये माँ होती है दिनेश की, वह उस लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद कर देती है और इसके बाद उन दोनों की एक साधारण तरीके से शादी करा देती है क्योंकि ना तो पैसा दिनेश की माँ के पास है और ना ही उस लड़की जिसका नाम पुष्पा होता है उसकी माँ के पास है। अब यहाँ पर पुष्पा और दिनेश की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो पुष्पा होती है वह घर में दुल्हन बनकर आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो दिनेश होता है वह बिल्कुल भी उसकी एक भी बात नहीं मानता है और जब भी वो कभी उससे कहा करती कि ऐसा मत करो तो उसके बाद वह पुष्पा पर भी हाथ उठाने लगता है। एक दिन जब शाम के समय वह अपनी पत्नी को पीट रहा था तो माँ उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन वहीं पर जो दिनेश होता है वह अपनी माँ पर भी हाथ उठा देता है और यह देखकर जो पुष्पा होती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि वह अपनी माँ पर भी हाथ उठाएगा। इसके बाद थोड़ी देर में जो दिनेश होता है वह शांत होकर सो जाता है, लेकिन जब पुष्पा अपनी सास के पास जाकर उससे बातें करती है तो सास रो रो कर उसे सारी व्यथा बता देती है और कहती है कि बेटी ये बचपन से बिगड़ा हुआ है, न जाने इसे ऐसा क्या हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं समझा करता कि मैंने किसी मुसीबतों से इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब जब पुष्पा अपनी सास की पूरी कहानी सुनती है तो उसे सुनने के बाद उसे सास पर पूरा दर्द आता है क्योंकि उसने कभी भी सुख की नींद नहीं ली है। वो तो पहले तो उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया और उसके बाद मेहनत मजदूरी करके बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया ताकि उसको सुख दे सके। लेकिन फिलहाल भी जो यहाँ पर पुष्पा की सास है वह मेहनत किया करती है और मेहनत करने के बाद जो भी पैसे आया करते हैं उन सभी को उनका बेटा शराब और जुए के लिए छीन ले जाया करता है। यहाँ पर दोनों सास बहू एक दूसरे का ढांढस बजाती हैं और उसी घर के अंदर रहने लगती हैं। एक दिन की बात होती है जब पुष्पा अपने मायके में अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है और अपने पति को लेकर गई थी, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी जो उसका पति है वो उसके साथ बहुत गलत करता है। वहां पर जाने के बाद वह अपनी पत्नी पर पिटाई लगाने लगता है क्योंकि जैसे ही शाम होती है तो उसे शराब की लत होती है और शराब के लिए उसे कहीं से भी पैसे चाहिए होते हैं। अब जब उसकी पत्नी कहती है कि ये तो मेरा गाँव है, यहाँ पर ऐसा मत करो, तो उसके बाद जो दिनेश होता है वह उसकी एक नहीं सुनता है और उसके बाद वहीं पर उस पर हाथ उठाने लगता है। यह सब कुछ देखकर जो पुष्पा की माँ होती है वह अपनी बेटी को बचाने के लिए आती है, लेकिन जो दामाद होता है वह अपनी सास के ऊपर भी हाथ उठा देता है और अपनी पत्नी से थोड़े बहुत पैसे जैसे उसे मिल जाते हैं उन पैसों को छीनकर वहां से बाहर निकल जाता है। अब यहां पर जो पुष्पा की माँ होती है वह इन सभी चीजों को देखने के बाद एकदम से सहम गई थी क्योंकि अब तक पुष्पा ने अपनी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन आज अचानक से ये सारी बातें उसके सामने आ गई। पुष्पा की जो माँ होती है वो कहने लगती है बेटी ये सब क्या है, तो यहाँ पे जो पुष्पा होती है रो रो कर उसे
पूरी कहानी बता देती है। और इसके बाद जो पुष्पा की माँ होती है वह कहने लगती है बेटा अगर ऐसी बात है तो मैं पंचायत को बुला लेती हूँ और इससे तुम्हें छुटकारा दिला देती हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर जो पुष्पा होती है वह अपनी सास के बारे में पूरी कहानी अपनी माँ को सुना देती है, जिस कहानी को सुनने के बाद माँ की भी आंखों से आंसू टपकने लगे थे और वह कहने लगती है बेटी कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन तू इसको मत छोड़ना क्योंकि एक माँ की उम्मीद तुम पर टिकी हुई है। इसके बाद पुष्पा अपने पति को निभाती रहती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ पुष्पा को 3 बच्चे हो जाते हैं। बड़ी लड़की होती है और उससे छोटे 2 बच्चे होते हैं। बड़ी लड़की और छोटे बच्चों में लगभग 8 साल का फर्क था और 8 साल बाद यहां पर उसको 2 लड़के हुए थे। यहां पर पुष्पा जैसे तैसे करके अपना समय बिता रही है क्योंकि अब तक उसकी सास भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और उसकी मां भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वह खुद दूसरों के घरों में काम किया करती और काम करने के बाद जो भी पैसे उसके पास बचा करते, घर का खर्च निकालने के बाद उन पैसों को अपने पति के हाथ में सौंप दिया करती ताकि उसका पति उससे लड़ाई ना करे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो पुष्पा होती है वो चाहती है कि उसके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएं और जब बेटी अच्छी तरह से पढ़ जाएगी तो उसके बाद उसके दुख कम हो जाएंगे। यही सोचकर जो पुष्पा होती है वह अपनी बच्ची को अच्छे से पढ़ाती है और धीरे धीरे जो बच्ची होती है वह भी उसकी उम्मीदों पर खरी उतरती है। वह हर क्लास को अव्वल नंबरों से पास किया करती और धीरे धीरे वह कॉलेज जाने लगती है। कॉलेज के अंदर जब वह पढ़ाई करती है तो कॉलेज में भी उसने फर्स्ट डिवीजन से पूरी क्लास को पास कर दिया था। और जब मां को यह बात पता चलती है तो वह बेटी पर बड़ी इतराती है और कहती है कि बेटी शाबाश, अब तू अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है तो मेरा सपना शायद पूरा हो जाएगा और मेरे दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। बेटी को भी इन सभी बातों के बारे में पता था क्योंकि बीच बीच में कभी ना कभी जो पिता होता है वह मां से लड़ाई करता रहा करता है, लेकिन फिलहाल वह बच्चों से कुछ भी नहीं कहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे पुष्पा का कॉलेज का फाइनल ईयर आता है तो उसी दौरान यहां पर जो पुष्पा होती है जब वह अव्वल नंबरों से पास होती है और घर आकर अपनी मां को इस बात को बताती है तो एकदम से मां बड़ी खुश होती है और खुशी के मारे वह घर में पकवान बनाती है और सोचने लगती है कि आज इसके पिता आएंगे तो उन्हें पकवान खाने को दूंगी और वह बड़े खुश हो जाएंगे इस बात को सुनकर कि बिटिया अच्छे नंबर से पास हुई है। इसके बाद जैसे शाम होती है तो शाम के समय यहां पर जो बेटी होती है जिसका नाम शिखा होता है उसका पिता शराब पीकर घर पर आता है और घर पर आने के बाद ही तुरंत से वह अपनी बेटी शिखा से लड़ाई करने लगता है। अब शिखा जो होती है वह इस बात को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो पढ़ी लिखी भी है और वह अपने हक के लिए लड़ना जानती है। तो इसी वजह से वह पिता से उल्टा जवान लड़ाने लगती है और कहती है कि पिताजी ये आपकी बढ़िया बात नहीं है, अब हम जवान हो गए हैं और इस तरह से आप घर के अंदर लड़ाई करोगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन जो पिता होता है वो काफी ज्यादा बिगड़ैल होता है और इसी बिगड़ैल पने के कारण वह अपनी बेटी पर भी हाथ उठा देता है। जब यहां पर मां पुष्पा ये देखती है कि वह जवान बेटी पर हाथ उठा रहा है तो उसके बाद वह उसके आगे चली जाती है, लेकिन यहां पर जो दिनेश होता है जो कि शराब के नशे में है वह अपनी पत्नी को भी नहीं देखता है और अपनी बेटी और पत्नी दोनों पर बुरी तरह से हाथ उठाने लगता है। यहां पर अड़ोसी पड़ोसी भी इनकी बातों से वाकिफ हैं कि यह व्यक्ति कितना बेकार है, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं होती क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 बार उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर जो ये दिनेश होता है उनसे भी लड़ाई कर दिया करता और पूरी तरह से उनके साथ मारपीट कर दिया करता। इसी वजह से वह चुपचाप रहते हैं और कुछ भी इस बारे में नहीं बोलते हैं। यहां पर जो बेटी होती है वह बार बार अपने पिता से पूछती है कि पिताजी मेरी गलती क्या है, उस गलती को तो बता दीजिए। लेकिन तभी यहां पर जो पिता कहता है उसे सुनने के बाद बेटी और मां दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। यहां पर पिता कहने लगता है कि तुम राहुल के साथ घूमा करती हो ना, उसके साथ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घूमना है, तुम सिर्फ मेरी हो और मैंने तुम्हें राहुल के लिए बड़ा नहीं किया है। अब यहां पर जैसे ही मां बेटी इस बात को सुनती हैं तो पूरी तरह से हैरान सी खड़ी रह जाती हैं और यहां पर जो मां पुष्पा होती है वह अपने पति की तरफ एकटक निहारती रहती है। घर के अंदर जो बाप होता है वह बेटी पर हाथ उठा रहा था और जो दोनों छोटे भाई थे वह एक कोने में डरे सहमे से खड़े हुए थे और पुष्पा एक जगह जमकर खड़ी हो गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये लड़ाई शांत हो जाती है और पिता अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है तो उसके बाद मां बेटी एक दूसरे के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और बेटी कहती है कि मां ये पिताजी क्या कह रहे हैं। तो जो मां होती है वह अपनी बेटी को गले से लगाती है और कहती है कि बेटी चिंता मत कर, अब तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया है और ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इस बात को सुनकर यहां पर जो बेटी होती है वो थोड़ी देर में शांत हो जाती है और धीरे धीरे 1-2 दिन और निकल जाते हैं। 1-2 दिन बाद यहां पर जो पिता दिनेश होता है वह कहीं बाहर गया था अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए और उसी दौरान यहां पर जो मां पुष्पा होती है वह अपनी बेटी शिखा से पूछने लगती है कि बेटी वो लड़का राहुल के बारे में बताओ, वो कौन है और क्या किया करता है। तो यहां पर जो बेटी शिखा होती है वो कहने लगती है कि मां वह कोई भी नहीं है, वह केवल मेरा क्लास फेलो है और मेरा अच्छा दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ा करता है और जब मैं उसे अपनी घर के बारे में बताती हूं तो
वो इन बातों पर अफसोस जाहिर किया करता है और मुझे सहारा दिया करता है। उससे ज्यादा उसका मेरी जिंदगी में कोई भी इंटरफेयर नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटी अगर तू उसे यहाँ पर बुला सकती है तो यहाँ पर बुला ले, मुझे उससे कुछ बात करनी है और ये अच्छा मौका है। तो बेटी पूछने लगती है कि कौन सा अच्छा मौका है। तो वो कहने लगती है बेटी तुम्हारे पिता की नीयत अच्छी नहीं है और इसी वजह से मैं चाहती हूं कि तू उसी लड़के से शादी कर ले। अगर वो तेरी जिम्मेवारी उठाता है तो मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर तू रहेगी तो कभी भी तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अब बेटी इस बात को सुनकर कहने लगती है कि नहीं मां, ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन तभी यहां पर मां कहती है कि बेटी दुनिया की बाद में सोचना, समाज की बाद में सोचना, उससे पहले अपने बारे में सोचो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अब इस बात को सुनकर जो बेटी होती है वह मां की भावनाओं को समझती है और उसके बाद घर से निकल जाती है राहुल को अपने साथ लाने के लिए। और थोड़ी देर में वह राहुल को लेकर इस घर में आ जाती है। अब जैसे राहुल घर के अंदर आता है तो यहां पर जो शिखा होती है उसकी मां राहुल से पूछने लगती है बेटा क्या तुम शिखा से शादी कर सकते हो। अब इस बात को सुनकर राहुल जो होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि कॉलेज के अंदर वह शिखा को पसंद तो किया करता था, लेकिन इस बारे में ना तो उसने कभी शिखा से कहा था और ना ही किसी और से कहा था। वह कहने लगता है कि आंटी ये आप क्या कह रही हो। तभी यहां पर जो पुष्पा होती है शिखा की मां, वह कहने लगती है कि बेटा मैं जो कुछ भी कह रही हूं होशोबास में कह रही हूं। अगर तुम इससे शादी कर सकते हो तो उसके बाद मैं इसे तुम्हारे साथ भेजने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इसका पिता इस पर गंदी निगाह रखा करता है और मैं नहीं चाहती कि कभी भी इसके साथ ऐसा वैसा कुछ हो। अगर तुम इसकी जिम्मेवारी निभाते हो तो बेशक से बता दो, नहीं तो मैं अभी के अभी अपनी बेटी को कहीं ना कहीं तो भेजूंगी और 2 दिन के अंदर मुझे इसकी शादी करनी है, क्योंकि 2 दिन बाद इसका पिता आ जाएगा और एक बार वो आ गया तो उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनकर जो राहुल होता है वह शिखा से प्यार किया ही करता था, तो वह हामी भर लेता है। कहता है कि ठीक है आंटी जी, अगर आप ऐसा कह रही हो तो मैं शिखा से शादी करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद यहां पर जो शिखा की मां होती है पुष्पा, वह राहुल और शिखा की एक मंदिर में ले जाकर शादी करा देती है और यहां पर राहुल ने अपने घर वालों को भी बुला लिया था। राहुल के घर वाले वहां पर आ गए थे और इस शादी को मान्यता देकर कह देते हैं कि बेटा ले जा अपनी पत्नी को और कहीं भी रहने लग, क्योंकि यहां पर राहुल के घर में उसका एक बड़ा भाई है और माता पिता उसके पास रह लेंगे। इसके बाद राहुल उन सभी से आज्ञा लेता है और आज्ञा लेने के बाद चुपके से यहां से जाकर नागपुर जाकर बस जाता है और वहीं पर जो शिखा होती है अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है। इधर जो पिता होता है जैसे ही 2 दिन बाद वह वापस लौटता है तो उसके बाद जब घर के अंदर उसे बेटी नहीं दिखाई देती तो उसके बाद वह अपनी पत्नी से पूछने लगता है। तो उसके बाद जो पत्नी होती है वह कह देती है कि बेटी तो उस लड़के से प्यार किया करती थी और उसी के साथ शादी करके चली गई है और मुझे भी नहीं पता कि वो कहां गई है। अब जैसे ही दिनेश इस बात को सुनता है तो एकदम से आग बबूला हो जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी पर पिटाई लगाने लगता है। लेकिन आज जब यहां पर पुष्पा पर पिटाई लगाई जाती है तो उसे इस बात का दुख नहीं होता है, बल्कि अंदर ही अंदर इस बात से शांति पड़ती है कि कम से कम उसकी बेटी तो इस नरक से निकल गई, अब वो अपनी जिंदगी को आराम से जी सकती है। यहां पर पति थोड़ी देर उस पर पिटाई लगाता है और उसके बाद उसी घर के अंदर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब बेटी को यहां से जाए हुए लगभग 4 से 5 साल बीतते हैं तो 4-5 साल बाद जो बेटी होती है वह एक बहुत अच्छी वकील बन जाती है और वकील बनने के बाद सबसे पहले वो अपनी मां को अपने उस जालिम पिता के चंगुल से छुड़ाना चाहती है और अपने भाइयों की अच्छे से देखरेख करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि मां ने कितना कुछ झेला है और वो जिंदगी को ऐसे ही व्यर्थ कर रही है उस पिता के पीछे जिस पिता ने कभी भी उसे खुशी के 2 पल नहीं दिए। इसी बात को सोचकर यहां पर जो शिखा होती है वह अपने पति राहुल से इस बारे में बात करती है। अब राहुल जो कि शिखा से प्यार किया करता था और कहीं ना कहीं शिखा भी अब उससे प्यार करने लगी थी, तो यहां पर राहुल उसकी एक बात नहीं टालता है और कहता है कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो जाएगा। इसके बाद यहां पर जो शिखा होती है वह कोर्ट के थ्रू अपनी मां का और अपने पिता का दोनों का तलाक करवाती है और तलाक करवाने के बाद दोनों भाइयों को और मां को अपने साथ ही रखने लगती है। जब पिता को शिखा के बारे में पता चलता है तो वह उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बेटी वकील बन चुकी थी और वह कानून का सहारा लेती है और उसके बाद जो पिता होता है वह चुपचाप घर के अंदर रह जाता है। अब उस घर के अंदर अकेला पिता ही रहा करता है और जो शिखा की मां और उसके भाई होते हैं वह शिखा के पास रहा करते हैं। शिखा अच्छा खासा पैसा कमाया करती है और उन पैसों से अपने भाइयों की शिक्षा को अच्छी तरह से आगे बढ़ाती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। धीरे धीरे समय बीतता है और जब भाई अच्छी तरह से कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद बहन उन दोनों की शादी करा देती है और जब भाई कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपना घर ले लेते हैं और नागपुर में ही अपनी बहन के साइड में ही रहने लगते हैं। अब यहां पर जो पिता होता है दिनेश, जिसने जिंदगी भर अपनी पत्नी को दुखी किया था, उससे पहले अपनी मां को दुखी किया था और उसके बाद उसे अपनी बेटी को दुखी करने का इरादा था, वह उस घर के अंदर अकेला रहा करता है। कोई उसे खाने तक के लिए भी नहीं पूछता है और कोई उससे बात तक भी नहीं किया करता है। जब वह अकेला उस घर में रहता है तो मन ही मन बहुत कुछ बातें सोचता है और जब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, ना शराब पीने के लिए ना ही खाना खाने के लिए, तो उसके बाद वो फैसला करता है कि वह अपनी बेटी से जाकर माफी मांगेगा और अपनी पत्नी से
जाकर माफी मांगेगा। ऐसा सोचकर वह सीधा वहां पर चला जाता है, लेकिन यहां पर जो उसकी पत्नी पुष्पा होती है वह उसे बिल्कुल भी माफी नहीं देती है और कहती है कि निकल जा मेरी आंखों के सामने, तुम बाप के नाम पर धब्बा हो और तुम्हें तो इस घर के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं रहने दे सकती। ऐसा कहकर वह उसे धक्के देकर वहां से निकाल देती है और इसके बाद वह अकेला उस घर के अंदर रहा करता है। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और कुछ समय बाद यहां पर जो पिता होता है उसके पड़ोस का ही एक व्यक्ति उसके बेटे के कांटेक्ट में था और वह उसे उसकी पल पल की खबर देता रहता है। जब पिता पूरी तरह से बीमार हो जाता है और बीमारी के कारण उसका हलना चलना भी बस की नहीं होता है, तो यहां पर जो दिनेश का बेटा होता है बड़ा वाला, वह अपने पिता का ख्याल करता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, उसने जो भी किया हो आखिर है तो वो हमारा पिता ही और फिलहाल उसके पास कोई भी नहीं है, वह जिंदगी में परेशान है तो क्यों ना उसे अपने साथ ले आता हूं। लेकिन जब वह इस बारे में अपनी मां से बात करता है तो मां मना करने लगती है, लेकिन तभी बेटा कहता है कि मां अगर हम भी उसके साथ ऐसा करेंगे तो हम में और उसमें फर्क ही क्या रह जाएगा, वो फिलहाल काफी ज्यादा परेशान है और उसे मदद की सख्त जरूरत है। तो इसके बाद जो मां होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और झट से अपने बेटे को गले लगा लेती है। कहती है कि बेटा मैं तो सोच रही थी कि कहीं मेरे बेटे भी ऐसे ना निकल जाएं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें रखना है तो बेशक से उसे ले आओ और यहां पर पड़ा रहेगा, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे कह देना कि मां से बिल्कुल भी मतलब ना रखे। तो इसके बाद बेटा इस बात के लिए एग्री हो जाता है और सीधा वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसका पिता बीमार खटिया पर पड़ा हुआ था। और जैसे यहां पर बेटा जाकर अपने पिता के सामने पहुंचता है तो पिता उसे देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि बेटा चले जाओ यहां से, मेरी यही सजा है, मैंने जो किया था उसे मुझे भोग लेने दो और तुम बिल्कुल भी मेरे पास मत आओ। लेकिन तभी जो बेटा होता है वो कहता है कि पिताजी आप जो कुछ सोच रहे हो वो ठीक है, लेकिन मेरा भी बेटे होने का एक फर्ज बनता है और उस फर्ज को मैं निभाऊंगा, क्योंकि अब तुम्हारा कोई भी सहारा नहीं है, तो इस टाइम पर बेटा ही सहारा दिया करता है, आखिर तुमने मुझे जन्म दिया है। ऐसा कहकर जो बेटा होता है अपने पिता को गोद में उठाकर वहां से एक ऑटो में रखता है और ऑटो में रखने के बाद सीधा वहां से नागपुर पहुंच जाता है। रास्ते भर जो पिता होता है उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने घूम गई थी जब वह अकेला रह रहा था और इसके बाद उसे पश्चाताप होता है अपनी उन सभी बातों का जो कुछ उसने कहा था। यहां पर जो पिता होता है उसे वह अपने घर में ले आता है और घर में लाने के बाद उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। बेटी जब भी कभी अपने भाई के घर आया करती है तो पिता उसे देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आता है और उसे मुंह मोड़कर बैठा रहता है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है वह उसका सामना कर सके। लेकिन जब उसके अंतिम दिन नजदीक होते हैं और वह इस दुनिया को छोड़ने वाला होता है तो उस समय पर बेटी उसे देखने के लिए आती है और उसी समय पर यहां पर जो पिता होता है वो एक बार फिर से उससे माफी मांगता है और यहां पर जो बेटी होती है वह उसे माफ कर देती है। जैसे बेटी उसे माफ करती है तो उसके बाद जो पिता होता है वह उस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और यहां पर आज वो लोग उस शहर के अंदर अच्छी तरह से अपना समय बिता रहे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी से ऐसा कहा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सभी आपके सामने है। आप क्या कहना चाहते हो उस पिता के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उस बेटी के बारे में और आप क्या कहना चाहते हो उस मां के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।